गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके जो टेस्ट था उसके क्वेश्चंस की एक बार सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस करेंगे कि क्या क्या आंसर आने हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हो या जो डाउट हो वो अभी क्लियर कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, टेस्ला इज़ ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जब आपको ये टॉपिक कराया गया था तो आपको बताया था मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये तीनों एक ही बात होती हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इन तीनों की इसका मतलब यूनिट भी क्या होगी, सेम। तो यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर। और जब आपको इंडक्शन टॉपिक करवाया था, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, तब भी बताया था सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट हेनरी होती है, बट मैग्नेटिक इंडक्शन डिफरेंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। फ्लक्स डेंसिटी मीन्स फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये भी किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो इन तीनों की यूनिट सेम होगी, दैट मीन्स मैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज ए करंट आई passes थ्रू ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर इज। तो आपको बताना है एक कंडक्टर है जिसका में करंट फ्लो है आई, इसकी लेंथ है एल और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी, लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में राइट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल क्रॉस बी। तो इसका जो है सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर होगा, दैट मीन्स ये वाला आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड एट ओ ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इन दिस फिगर विल बी। तो एक सेमी सर्कुलर वायर है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचने की बात नहीं है। सर्कुलर वायर के लिए कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये सेमी सर्कल है मीन्स उसका हाफ, तो एक हाफ से इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नीचे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपने पास 4। तो क्या आंसर होगा इसका, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू पैरेलल वायर्स इन फ्री स्पेस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। वो कह रहे हैं दो वायर जो हैं वो कितने डिस्टेंस पे पैरेलल हैं एक दूसरे से, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हैं, कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन वायर ऑन द अदर पर मीटर लेंथ, मीन्स फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई आर। मतलब एक के लिए कितना होता है, म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई आर, ये होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया फोर्स। अब हम लेंथ को यहाँ पर डिवाइड में ले आएंगे तो ये फॉर्मूला बच गया। अब आई वन और आई टू दोनों की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। 2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को हम क्या राइट कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 रेज टू पावर माइनस 7। ठीक है, तो ऊपर रह गया 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू 100 और डिवाइड बाय आपके पास रेडियस। तो इसके लिए रेडियस भी आपको कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस मीन्स दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ आप 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 अपॉन क्या करेंगे आप 100। तो अब देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 100 इंटू 100 यानी 10 इज टू पावर 4, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, यानी 10 इज टू पावर 3 और -3 पहले से है तो क्या हो जाएगा -7। तो -7 प्लस 3 अपने पास आंसर हो जाएगा -4 और एक 2 आगे बच रहा है। ठीक है, आप इसे खुद भी एक बार सॉल्व करके देख लेना, यहाँ जैसे हम लिख पाते हैं इतनी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, जितना आपको समझ में आ पाए। तो इसका आंसर होगा 2 इंटू 10 इज टू पावर -4। अब 2 इंटू 10 इज टू पावर -4 वैसे एक ही जगह दिख रहा है आपको, तो यही अपना आंसर होगा। और दोनों पैरेलल वायर में मान लो अगर 2 इंटू 10 इज टू पावर -4 आपको दो जगह दिख रहा होता
और एक जगह अट्रैक्टिव दिख रहा होता और एक जगह रिपल्सिव दिख रहा होता, फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता। अब तो 2 × 10⁻⁴ एक ही है, पर फिर भी अगर आपको बताना है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव, तो आपको पता है अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये फोर्स कैसा होगा आपका, अट्रैक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो इसका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर हैविंग ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम। एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 60 ओम गैल्वेनोमीटर का, तो हम इसे जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद शोज ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर पासेस थ्रू इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर टू रीड करंट अप टू 5 एम्पियर। तो हमें यहाँ पर G की वैल्यू गिवन है कितनी, 60, IG की वैल्यू गिवन है कितनी, 1 एम्पियर, और मैक्सिमम जो वो रीडिंग फाइंड आउट कर सकता है वो गिवन है हमें 5 एम्पियर। तो हमें फाइंड आउट करना है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ कि कैसे हम इसको एमीटर में कन्वर्ट कर पाए गैल्वेनोमीटर को, जब हमने सीरीज़ में लगाया एक रेजिस्टेंस को 15 ओम, पुटिंग इन सीरीज ए रेजिस्टेंस ऑफ 240 ओम, putting in parallel the resistance of 15 ohm and putting in parallel the resistance of 240 ohm। तो सीरीज और पैरेलल, सीरीज वाले तो दोनों ही ऑप्शन कैंसिल हो गए, बचे पैरेलल वाले। अब पैरेलल वाले में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके देखना है कि जिसके लिए रेजिस्टेंस सबसे सूटेबल, मतलब जो वैल्यू आएगी, अगर 15 ओम आ रही है तो 15 ओम और 240 ओम आ रही है तो 240 ओम। तो इसके लिए आंसर आएगा आपके पास 15 ओम। आपने इसके लिए फॉर्मूला किया हुआ है कि पीछे से करंट आ रहा है एमीटर में और यहाँ पर एक पैरेलल में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये है आपके पास एक गैल्वेनोमीटर, पीछे से करंट आ रहा है आई, इसके पास कितना जा रहा है IG, तो इसके पास बचा हुआ कितना जा रहा होगा I माइनस IG, और पोटेंशियल दोनों में सेम होगा पैरेलल में, तो I माइनस IG इंटू एस किसके इक्वल होगा, I माइनस IG इंटू एस किसके इक्वल होगा, IG इंटू जी। अब यहाँ से अब आप S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। I कितना गिवन है आपको 5, IG कितना गिवन है 1, यस हो गया, IG फिर से 1 और G कितना गिवन है आपको 60, 1 इंटू 60। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4। अब ये 4 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/4, दैट मीन्स 15 ओम। तो समझ में आ गया आपको कैलकुलेशन, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं था तो ये भी रिवाइज हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 15 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.01 स्क्वायर मीटर। तो एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस नहीं सॉरी एरिया गिवन है, कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.1 टेस्ला। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, NIAB, अगर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, बट इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की कुछ हमें वैल्यू नहीं गिवन, मतलब हमें 1 पुट करना है। बच गया करंट, करंट हो गया 10, एरिया नहीं पता लेकिन सर्कुलर लूप बोल रहा है, तो सर्कुलर लूप का एरिया क्या होता है πr²। नहीं, हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं, अगर रेडियस गिवन होता तो हम एरिया फाइंड आउट करते, डायरेक्ट एरिया ही गिवन है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दोबारा से राइट कर देते हैं, टाउ इज इक्वल टू NIAB, और I हो गया 10, A हो गया 0.01 एंड B इज़ 0.1। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 0.01 तो हो जाएगा 1/100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 0.1, ठीक है सही लिखा हुआ है, 0.1 इंटू 0.1 बचेगा, तो आपके पास आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, 0.01 न्यूटन मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two identical galvanometers are converted into an ammeter and a milliammeter is as compared to the shunt resistance of ammeter. Shunt resistance of milliammeter will be, स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है कोई बात नहीं, तो वो कह रहा है दो आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर हैं जिन्हें कि हमने एमीटर में कन्वर्ट किया, एक को तो और एक को कन्वर्ट किया मिली एमीटर में। तो आपको ये बताना है कि एज़ कम्पेयर टू शंट रेजिस्टेंस किसका, एमीटर का या मिली एमीटर का क्या होगा।
लेस होगा शंट की वैल्यू एमीटर के लिए एज कंपेरिजन टू मिली एमीटर, इक्वल होगी, मोर होगी या ज़ीरो होगी। तो एमीटर के केस में आपको देखो अगर करंट फाइंड आउट करना है तो करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा। तो उस केस में आपका जो शंट जो रेजिस्टेंस होगा और पैरेलल में भी, ताकि वो वैल्यू कम से कम आ सके। तो एमीटर के केस में आपकी वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस की ज़्यादा होगी यानी करंट कम, और मिली एमीटर के लिए शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑप्शन के हिसाब से, बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होगी तो ये बाद में मैं बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी। तो अभी जैसा इसमें टिक है तो मोर, बाकी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज। अगर मिली एमीटर मतलब करंट हमें कम से कम फाइंड आउट करना है, मिली मीन्स यही हो गया ना, तो रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मिली एमीटर का ज़्यादा होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट में भी कुछ गलती है। तो हो सकता है स्टेटमेंट में कुछ ऐसा पूछ रहा हो कि मिली एमीटर का क्या होगा एज़ कंपैरिजन टू एमीटर। तो एक बार मैं इसको चेक कर लूँगी और आप इसको देख लेना, जो एग्जैक्ट आपका टेस्ट में आएगा और लाइव में भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू इनफाइनाइटली long straight wires in the xy plane along the lines x plus minus r. The wire located at x is equal to plus r carries a current of I1. वो कह रहे हैं दो infinitely long straight wire हैं, लाई कर रही हैं in the xy plane along the line x is equal to plus minus r. The wire located at x is equal to plus r carries a constant current of I1. इसमें मान लो ये प्लस आ रहा है, इसमें कितने का करंट है, I1, एंड द वायर लोकेटेड एट x इज इक्वल टू माइनस r कैरीज ए करंट ऑफ I2। अब ये तो बताया नहीं सेम डायरेक्शन में है कैसे है। ए करंट लूप ऑफ r इज सस्पेंडेड विद इट्स सेंटर एट 0 0 √3r एंड इन ए प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन। एक और सर्कुलर लूप ले आए जिसकी ये वैल्यू है, मीन्स एक्स और वाई एक्सिस पे तो कोई वैल्यू नहीं है, जेड पे इसकी वैल्यू है √3r। आर जो मीन्स जो इनके बीच का डिस्टेंस था उसका √3 टाइम्स, एंड इन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन। दिस लूप कैरीज ए कॉन्स्टेंट करंट आई इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम द अबव। और ये लूप जो है इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब आपको बताना क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज फॉल्स। फर्स्ट है, इफ I1 इज इक्वल टू I2 देन बी वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन 0 0 0 0 0 0 मीन्स ओरिजिन की बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, I1 और I2 दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो B1 कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। नहीं होगा, आपको पता है जब भी पैरेलल करंट कैरिंग वायर में आपने किया हुआ है डेरिवेशन, करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा। नेक्स्ट है, इफ़ I1 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड I2 इज़ लेस देन 0। I1 इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स I1 की वैल्यू पॉजिटिव है और I2 इज़ लेस देन 0 मीन्स उसकी वैल्यू नेगेटिव है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आप यहाँ बोल सकते हो, डायरेक्शन अपोजिट है। देन बी वेक्टर कैन बी इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन। तो बी वेक्टर हो सकता है 0 के इक्वल। नेक्स्ट है, इफ़ I1 इज़ लेस देन 0 एंड I2 इज़ ग्रेटर देन 0 देन बी वेक्टर कैन बी इक्वल टू 0। और लास्ट ऑप्शन है, if I1 is equal to I2 then the Z component of magnetic field at the center of circular loop is mu naught I upon 2r। तो अगर I1 और I2 दोनों सेम हैं तो फिर Z कंपोनेंट पे वैल्यू हो तो सकती है, क्योंकि सर्कुलर सेंटर वाले लूप के लिए म्यू नॉट I अपॉन 2r यही होती है वैल्यू। फर्स्ट भी बिल्कुल सही है। अब हमें चेक करना है बी के लिए वैल्यू, बी और सी में कि कौन सा फॉल्स हो सकता है। फर्स्ट सही हो गया, लास्ट सही हो गया। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, इसमें ये क्या बता रहा था, एक्स की वैल्यू जो है वो है प्लस माइनस आर
or the wire is located at x is equal to plus r carries a constant current I1 and wire is located at x is equal to minus r carries a current of I2। मतलब ऐसे समझ लो एक ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इससे प्लस आर डिस्टेंस पे कौन सी वायर है, वो जिसमें कितना करंट जा रहा है I1, और इससे माइनस आर डिस्टेंस पे कौन सी वायर है जिसमें कितना करंट जा रहा है I2। अब वो कह रहा है अगर I1 ग्रेटर देन ज़ीरो है और I2 लेस देन ज़ीरो है तो इस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो सकता है ज़ीरो के। मुझे नहीं लग रहा है इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों में एक फिक्स डिस्टेंस है और ये तो पहले ही है, ये तो गिवन ही है हमें, तो इस केस में तो मुझे नहीं लगता कोई होगा। बट नेक्स्ट अगर हम चेंज कर देते हैं तो I1 इज़ लेस देन ज़ीरो एंड I2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर हम I1 की वैल्यू लेस देन कर दें और I2 की वैल्यू ग्रेटर देन कर दें, देन बी वेक्टर कैन बी इक्वल टू द ज़ीरो एट द ओरिजिन। तो बी वेक्टर की वैल्यू इक्वल हो सकती है ओरिजिन पे। बी वेक्टर की वैल्यू इक्वल कब होगी, जितना ये फोर्स लगा रहा है इक्वल एंड अपोजिट ये भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो यहाँ पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो सी मुझे सही लग रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, तो फिर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अपोज कर सकते हैं, बट बी में मुझे नहीं लग रहा है। तो ये मेरे हिसाब से इसका आंसर बी फॉल्स होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, बी ही फॉल्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। इफ द करंट इज डबल्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ, देन द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी। वो कह रहे हैं एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका मैग्नेटिक फील्ड बी है, करंट को डबल कर दिया, क्या फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, इसको डबल कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर जो है उसको हाफ कर दिया, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल मीन्स कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर दिस कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ 1 मिलीमीटर डायमीटर कैरिंग द सेम करंट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फार अवे इज। वो कह रहे हैं एक वायर है जिसका डायमीटर कुछ था 0.5 मिलीमीटर, उसमें करंट जा रहा था 1, उसको एक दूसरी वायर से रिप्लेस कर दिया, मीन्स अभी भी उसमें करंट आई ही जा रहा है, बस डायमीटर थोड़ा बड़ा ले लिया, मीन्स थोड़ी मोटी वायर ले ली, पहले पतली सी वायर थी, ठीक है। तो अब इस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि डायमीटर पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कितने डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो। तो आपने ये डेरिवेशन किया हुआ है स्ट्रेट वायर वाला, तो सेम एज द अर्लियर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ करंट इज पास्ड इन ए स्प्रिंग इट गेट्स कंप्रेस्ड एक्सपेंडेड ऑसिलेट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। तो स्प्रिंग मतलब सर्कुलर लूप एक दूसरे के पास पास रखे हुए हैं और दोनों में करंट क्या हो रहा है, अगर आप एक लूप और दूसरे लूप को देखो तो दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और सेम डायरेक्शन अगर हम इसको एक छोटा सा एलिमेंट कट करें स्ट्रेट लाइन जैसा, तो अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आपको पता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट, तो इट मीन्स ये क्या होंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए स्टेशनरी चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टेशनरी चार्ज के लिए आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गायरेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज अप्रोक्सीमेटली, क्या होगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला न्यू का फॉर्मूला टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है क्यू बी अपॉन 2πm, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया 2πm अपॉन क्यू बी। तो आप वैल्यू पुट करोगे पाई की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की, मैग्नेटिक फील्ड आपको 1 गिवन है, तो जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आप देखोगे आंसर कितना आ रहा है 28 गीगाहर्ट्ज़। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आप एक बार वैल्यूज पुट करके इसको कैलकुलेट करके देख लेना अगर नहीं ध्यान है या नहीं हुआ है ये टेस्ट में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज होती है बट स्पीड चेंज नहीं होती। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज
ये भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया. डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज. तो इसका आंसर सी होगा, सॉरी बी. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास. ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैज दिस टर्न्स एंड कंसीडर ए करंट ऑफ दिस. द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज, आपको पता है सोलेनॉइड के लिए क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन आई. तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सेंटीमीटर यानी लेंथ कितना गिवन है 200, करंट है 25 और म्यू नोट की वैल्यू है 4 पाई इंटू यहाँ गिवन भी है 10⁻⁻⁷. जब आप ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻². ठीक है, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो लाइव क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे.